Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम डियर तलबा। आज हम बात करेंगे क़ायद आज़म की पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से जो खिदमात हैं, और लेक्चर नंबर 6 है हमारा। यूनिट नंबर 2 है, आपको मालूम है, और टॉपिक है क़ायद आज़म की गवर्नर जनरल के तौर पर जो खिदमात और कारनामे हैं। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि जब पाकिस्तान बना था तो उसको शुरू में जो मुश्किलात का सामना था, ज़राई मुश्किलात थी, सियासी मुश्किलात थी, आबादकारी का इशूज़ थे, इस तरह के मामलात थे जिनका जो है ना पूरी कौम को और क़ायद आज़म को सामना करना पड़ा। आज हमारा टॉपिक है कि जब पहले गवर्नर जनरल, क्योंकि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनको गवर्नर जनरल की हैसियत से मुल्क पाकिस्तान के लिए उन्होंने क्या खिदमत सर अंजाम दी। आप अपनी बुक पर पेज नंबर 34 यानी 34 पर अगर इस टॉपिक को स्टार्ट करें तो ये पॉइंट्स के साथ डिस्कस किया हुआ है, यानी स्टार लगाए हुए हैं, पॉइंट बनाए हुए हैं। तो हम वन बाय वन इनको जो है वो देखते हैं। नंबर 1, 14 अगस्त 1947 को क़ायद आज़म ने गवर्नर जनरल की हैसियत से हल्फ उठाया। लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुकर्रर हुए। नौज़ायदा ममलिकत का दस्तूरी ढांचा तैयार नहीं था। 1935 के एक्ट में मुनासिब तब्दीलियाँ करके मुल्क का निज़ाम इसके तहत चलाया गया। अब जब 14 अगस्त 1947 को मुल्क बना तो अलहदा से अभी कानून साजी नहीं हुई थी, इदारों की सेटिंग्स अभी नहीं हुई थी। इसी तरह तो इस चीज़ को देखते हुए क़ायद आज़म ने जो पहला स्टेप लिया वो ये था कि 1935 का जो एक्ट पास हुआ था उसी को उठाकर उसको जो है वो लागू किया, उसमें थोड़ी सी तब्दीलियाँ करके। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 13 माह गवर्नर जनरल की हैसियत से ज़िंदा भी रहे। पाकिस्तान बनने के बाद यानी 1 साल 1 महीना गवर्नर जनरल की हैसियत से ज़िंदा रहे। इस मुद्दत में आपने अपनी बसीरत और कायदाना सलाहियतों से अहम कौमी मामलात को सुलझाया, जिससे पाकिस्तान अपने कदमों पर खड़ा हो सका। हम कह सकते हैं कि अब एक नौज़ायदा मुल्क था, शुरू के हालात थे, और सबसे बड़ा मसला ये था कि वसाइल जो थे कौम के और मुल्क के वो थे ही नहीं। इस सूरत में क़ायद आज़म ने इस अपनी बसीरत से इन मामलात को संभाला। दूसरा पॉइंट है, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कदावर शख्सियत ने आज़ादी के बाद पैदा होने वाली मुश्किलात को एहसन तरीके से सुलझाया। हिंदू ने पाकिस्तान के लिए हर तरह से मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की, जिनमें असासाजात की गैर मुसावी तकसीम, यानी जो एसेट्स थे, असासाजात थे, उसको सही तरह से डिवाइड ना किया, मुसलमानों का हिस्सा ना दिया, मुहाजिरीन की आबादकारी का मसला बनाया, और उनके साथ नारवा सलूक के अलावा इंतज़ामी रिकॉर्ड की बर वक्त नकल व हमल भी शामिल थी। अब ये दूसरा पॉइंट है, इसके सारे पॉइंट हमने लर्न करने हैं, लास्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि मुहाजिरीन की आबादकारी क्या थी। वहाँ जो मुसलमान थे उनको वो जब माइग्रेट करके हिजरत करके इस एरिया में, इस इलाके में आए तो उनकी आबादकारी का प्रॉब्लम यहाँ था, यानी कि उनके लिए रिहाइश, उनके लिए दूसरी ज़रूरियात, इंतज़ामी रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड सारा उस हुकूमत के पास था, इन इलाकों का भी, क्योंकि जो मैनेजमेंट थी, इंतज़ामी मामलात थे, वहाँ पर बैठ कर चलाए जाते थे, तो इन इलाकों का भी रिकॉर्ड उनके पास था। उसको शिफ्ट करने में हिंदुओं ने मसला बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है, क़ायद आज़म ने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए फौरी तौर पर कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बना लिया, क्योंकि कराची को सिंध को, ये कराची और सिंध बम्बई का हिस्सा थे, तो सबसे पहले क़ायद आज़म ने कराची को दारुल हुकूमत बनाया, वहाँ पे ऑफिस कैम किया और मामला चलाने शुरू किए। पाकिस्तान का सेक्रेटरीट बनाया, सरकारी मुलाजमीन को मुकम्मल दयानतदारी और ईमानदारी से काम करने की तलकीन की। आपने हिंदुस्तान से अफसरान की मुंतकिली के लिए ख़ास गाड़ियाँ चलवाईं, यानी जो अफसरान थे या जो मुसलमान अफसरान वहाँ पर थे उनको यहाँ पर शिफ्ट करने के लिए
इंतज़ामी मामला देखने के लिए स्पेशल गाड़ियाँ चलवाईं, ट्रेन चलवाईं ताकि वो यहाँ शिफ्ट हो सकें। हवाई कंपनी से मुआहदा किया जिससे सरकारी मुलाजमीन की नकल व हमल शुरू हो सके, यानी हवाई जहाज़ के ज़रिए। इंतज़ामी ढांचे की बेहतरी के लिए चौधरी मोहम्मद अली की सरकर्दगी में कमेटी बनाई। मैनेजमेंट के डिसीजंस के लिए और इंतज़ामी मामलात को चलाने के लिए जो है वो कमेटी बनाई। आपने सिविल सर्विसेज का इजरा किया और सिविल सर्विस एकेडमी बनाई। अब सिविल सर्विसेज एक होता है आर्म सर्विसेज, डिफरेंस समझिएगा। आर्म सर्विसेज वो होती हैं जो फौज के पास हैं, जिसमें पुलिस, आर्मी, रेंजर्स, कानून नाफिज करने वाले इदारे, कैपिटल पुलिस है, एयरपोर्ट पुलिस है, मोटरवे पुलिस, इन सब को कहा जाता है आर्म्ड सर्विसेज, ठीक है। और जो सिविल सर्विसेज होती है वो इन सर्विसेज से डिफरेंस होती है, उनको आर्म्ड हम नहीं कह सकते। उसका काम होता है सिविल इदारों का संभालना, सिविल इदारों को मैनेज करना, उनके मामलात को देखना। तो आर्म सर्विसेज वो कहलाएंगी जिनके ज़िम्मे लागू करना होता है कानून को, और सिविल सर्विसेज वो कहलाती हैं जिन्होंने आम पब्लिक और आम सिविल इदारों को देखना होता है। आपने अकाउंट्स और फाइनेंस सर्विसेज का आगाज़ किया। बहरी और बर्री अफवाज को बेहतर हालात में लाने के लिए हेड क्वार्टर बनाया गया। असला फैक्ट्री का क़याम भी उसके आपके दौर में हुआ, यानी हम कह सकते हैं कि एज ए गवर्नर जनरल जो है वो कैद आज़म इस चीज़ का स्टेप ले कर गए थे, असला साजी, जिसको हम जो है वो देखते हैं। बहुत बड़ा हमारे पास प्लांट है इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के पास, जिसमें टैंक, हेलीकॉप्टर्स, गन्स, ये जो है वो सारी बनाई जा रही हैं। वह कैंट के अंदर ये मौजूद है। तो इसका भी आगाज़ कायद आज़म ने किया। कायद आज़म ने दूसरे मसाइल के साथ साथ खारजा पॉलिसी की तरफ तवज्जो दी। हमसाया ममालिक और दीगर बड़े ममालिक के साथ ताल्लुकात को इस्तवार किया, जो कि हमारी खारजा पॉलिसी के बुनियादी मकासद में शामिल थी। कायद आज़म की मुदब्बिराना शख्सियत की बदौलत पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बन गया पहले ही साल। मुदब्बिराना शख्सियत यानी आपके पास सूझबूझ थी, आपके पास क्वालिफिकेशन थी, आप इंटरनेशनल वफूज से बात कर लेते थे, इसके अलावा आप लॉयर भी थे और उस वक्त की जदीद तालीम भी आपने हासिल कर रखी थी। तो अक़वाम मुत्तहिदा का जो है वो कायद आज़म ने पाकिस्तान को पहले साल ही मेंबर बना लिया था। और क़याम पाकिस्तान के वक्त जहाँ बेशुमार मसाइल थे वहाँ तालीम के मैदान में कामयाबी हासिल करना ज़रूरी थी। कायद आज़म ने इस मसले की तरफ तवज्जो दी। आपने 1947 में पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कराई। आपकी नज़र में तालीम का मकसद अखलाकियात की तश्कील था। आपकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान का हर शहरी कौम की बेलौस खिदमत करे। आपने नौजवानों के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम को लाजमी करार दिया। और आपको कई बार आपने किताबों के ऊपर लिखा हुआ ये देखा होगा कि कायद आज़म ने ही कहा था कि जो है वो तालीम जो है वो पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है, कि अगर ये तालीम के मैदान में पाकिस्तानी कौम पीछे रह गई तो पाकिस्तान का बका खतरे में पड़ जाएगा। तो इस मसले को देखते हुए कायद आज़म ने तालीमी कॉन्फ्रेंस को बुलाया, उसका जो है वो और डिस्कस किया इस चीज़ को भी। कायद आज़म के जिसमें जब तक जान रही उन्होंने पाकिस्तान की हर मुमकिन खिदमत की। ख़राबी सेहत के बावजूद भी अहम फ़ाइलों का मुतालिया करते थे। जब वो कोयटा में ज़ियारत, जो एक मकाम है, तफरीही मकाम भी है और एक अच्छा सियाती मकाम है, वहाँ पर थे, डॉक्टर ने कहा था इनको वहाँ ले जाएं ताकि कराची के एक तो गर्द आलूदा एरिया से भी बाहर जाएंगे, दूसरा इनकी मसरूफियत कम होगी, थोड़ा इनको सेहत बेहतर होगी। तो वहाँ पर भी ये गवर्नमेंट्स का जो काम था, मुल्क की जो अहम फाइलें थी उनको देखते थे, स्टडी करते थे, वहाँ पे उसको जो है वो साइन करते थे। गरचे कायद आज़म को बीमारी ने बहुत कमज़ोर कर दिया था, इसके बावजूद आपके हौसले पस्त ना हुए, यानी नीचे ना गए। हौसला पस्त होना का मतलब होता है हौसला गिर जाना, कमज़ोर हो जाना। मर्ज़ को फ़राइज़ के आड़े ना आने दिया। अगर हम ये कहें कि कायद आज़म ने अपने खून से पाकिस्तान की आबियारी की तो ये बेजा ना होगा, यानी कि
कायद आज़म ने बनाने में भी अपना खून लगाया पाकिस्तान को, फिर कायद आज़म ने इस पाकिस्तान को स्टैंड करने में भी अपना खून लगाया और मरते दम तक पाकिस्तान के लिए वर्क किया। तो ये 15 से 20 पॉइंट्स हैं, इनको आपने पॉइंट वाइज ही इसको प्रिपेयर करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपका जो है वो डिज़ाइन हो सकता है बोर्ड में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले ये जो है वो BA लेवल की पाक स्टडी में पढ़ाया जाता था, तो आपने इसको प्रिपेयर करना है। आज का हमारा जो डायरी है वो इन्हीं पॉइंट्स को 15 पॉइंट्स को आप लर्न करें, उसको होमवर्क में नीट एंड क्लीन करके लिखें, मुझे व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपके पास रेडी मौजूद है, जो है 033360709110, और आप इस पर व्हाट्सएप करें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।